हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी के लिए। मैंने बताया था कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से हमने राइट टू इक्वलिटी को काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है हमारे, इस राइट टू फ्रीडम में हमें बहुत सारी फ्रीडम दी जाती है सिटीज़न को, ताकि उनकी लाइफ में कोई मतलब बहुत सारी चीज़ों से डील नहीं करना पड़ता। अब क्या क्या फ्रीडम दी जाती है उसके साथ में हम इसको पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की एंड अपनी किसी भी मतलब किसी भी उस पर अपनी एक ओपिनियन देने की जो फ्रीडम है होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देता है। बट इसमें एक लिमिट आती है, या हम कहें कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको गवर्नमेंट मतलब दी हुई है, दैट इज़ आर फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, पर दैट डजेंट मीन कि आप ना हमारे कंट्री के अगेंस्ट में कुछ कहो, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में अनोइंग बहुत ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, पर्सन के लिए तो नहीं, पर एटलीस्ट हमारी कंट्री के लिए या हमारी जो नेशनल जो हमारे साइन है उनके लिए सिमिलरली इस तरह की किसी भी स्पीच को या एक्सप्रेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है उस फ्रीडम के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, मैं आई एम द मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है एंड दैट्स वाई मैं कुछ भी बोल सकता हूँ एंड कुछ भी कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक लिमिट आ जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उसमें, कि आप कंट्री के अगेंस्ट या हमारा जो इंडिया है उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट हमारा आता है असेंबल पीसफुली, मतलब आप असेंबल हो सकते हो, आपको असेंबल होने की फ्रीडम है, पर पीसफुली। ऐसा नहीं असेंबल हो रहे हो एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को लॉस कर रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। असेंबल होने का फ्रीडम दे दिया इसका मतलब नहीं है आपको कुछ भी करने का फ्रीडम दिया, ऐसा नहीं है। असेंबल हो सकते हो पीसफुली विदाउट एनी वेपन्स, मतलब आप वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते हो कि अगर किसी जगह गए एंड सब लोग इकट्ठे हुए हैं एंड अलग अलग वेपन्स लेके हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये लॉफुल नहीं मानी जाएगी। पीसफुली असेंबल होना होगा। इसमें एक एक्सेप्शन हम ये पढ़ते हैं कि जो सिख लोग होते हैं, जो जनरली होते हैं, उनमें 5 चीज़ें जो कंपलसरी मानी जाती है, उनमें एक कटार हम कह सकते हैं उसको, कि वो कंपलसरी मानी जाती है। तो जब सिख ये लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें इस चीज़ की परमिशन होती है कि वो इस एक चीज़ को रख सकते हैं, बिकॉज ये जो चीज़ है वो रिलीजियस बेस्ड है, उस चीज़ को ये लोग मना नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स मतलब वो रिलीजियस इमोशंस जो होते हैं, रिलीजियस रिलेटेड जो हमारी वैल्यूज़ होती है, मतलब वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती है, इसलिए इस चीज़ की परमिशन। नेक्स्ट आता है फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियन, मतलब आप एसोसिएशन एंड यूनियंस बनाने की आपको परमिशन है, बट एसोसिएशन और यूनियन वो होने चाहिए, मतलब वैसे नहीं होने चाहिए जो कंट्री के अगेंस्ट वर्क करते हो, राइट। एसोसिएशंस बनाओ, यूनियंस बनाओ, मतलब मतलब लोगों को बेनिफिट देने के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, या एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब अलग अलग यूनियंस होती है, अलग अलग एसोसिएशन होती है, ये सब दैट इज़ ओके। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि पर इन सब में ये नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा एसोसिएशन या कोई ऐसा यूनियन नहीं होना चाहिए जो कि कंट्री के अगेंस्ट वर्क करता हो, तो वो लॉफुल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो विदाउट एनी परमिशन, आप आराम से घूमने जा सकते हो, बस आपकी पॉकेट में होना चाहिए घूमने जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, राइट टू फ्रीडम है, मुझे घूमने की परमिशन है, तो मैं किसी भी जगह जाके मतलब किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके मैं जा सकता हूँ। नो, आपको अगर कहीं भी जाना है तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। राइट टू फ्रीडम के अंडर ये नहीं आता है कि आप कैसे मतलब जा सकते हो ऐसे ही करके, नहीं, आप घूम सकते हो, आपको उस चीज़ की मनाही नहीं है, पर ऐसा नहीं है आप मतलब लॉफुल उसमें घूमिए। नेक्स्ट आता है डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक इसमें एक पॉइंट वो क्लॉज था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जम्मू एंड कश्मीर में नहीं सेटल हो सकते, जो कि अब प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो चुका है कि अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब जम्मू कश्मीर भी मतलब वो कुछ रूल्स हटने की वजह से, 370 की वजह से ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो
मतलब आप अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हमारा इंडिया है उसमें कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी पर्सन की परमिशन की नीड है। पर ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी रहने की परमिशन दे दी है, कहीं भी घूमने की परमिशन दे दी है तो आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाके घूमें या प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाके रह लें। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपकी एक लिमिटेशन आ गई। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री मतलब फ्री, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कुछ लिमिटेशन भी है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी और सॉरी और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब इसकी आपको फ्रीडम, ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस चल रहा है तो आप बिज़नेस ही करें, आप जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली जॉब वाली है तो दैट इज़ नॉट कंपलसरी। और ये भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आप फैमिली बिजनेस ही संभालें। फैमिली आपको इमोशनली प्रेशराइज कर सकती है, बट आपको ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। नो, दैट इज़ नॉट कंपलसरी। आप उस चीज़ को मना भी कर सकते हैं। मतलब आप फ्री हैं, आप कोई सा भी ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, लाइक जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, वॉट किसी भी चीज़ का बिजनेस। पर ये सारे जो बिजनेस है वो लीगल होने चाहिए, इलीगल नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम राइट टू फ्रीडम है, हमारे पास तो फ्रीडम है किसी भी उसको ऑक्यूपेशन को एक्सेप्ट मतलब अडॉप्ट करने की या ट्रेड करने की, किसी भी तरह का या किसी भी तरह का बिजनेस करने की। दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी करें। आज जैसे किसी पर्सन की इच्छा हो गई, नहीं है मेरे को तो ना लाइक वेपन्स का वो करना है, बिजनेस करना है, मैं वेपन्स की स्मगलिंग करूँगा, मेरे पास राइट टू फ्रीडम है। नो, दैट इज़ नॉट that that is not included in right to freedom act. ओके, नेक्स्ट और क्या क्या फ्रीडम हमें देता है हम देखते हैं इसके अंदर। आगे है प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। मीन्स अगर किसी पर्सन ने कुछ गलत किया है तो उससे रिलेटेड, मतलब उसके रिस्पेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, ऑफेंसेस मतलब किसी अपराधी से रिलेटेड जो रहता है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं कि मतलब किसी अपराधी को अपराध मतलब खुद का जो वो कहते हैं ना, मतलब खुद को एज अ मतलब उसको वो है कि वो मतलब ये नहीं कर सकते कि मतलब किसी ने किसी के खिलाफ कंप्लेंट लगाई और ओके ठीक है यही अपराधी और इसको ले लो, ऐसा नहीं है। उसके लिए बाकायदा लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग इन पर काम किया जाएगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब अपनी लाइफ को मतलब लाइफ जीने की फ्रीडम है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हो, वो उसकी फ्रीडम दी हुई है। और आपको अपनी बॉडी को सेव करने की भी एक फ्रीडम दी हुई है। जस्ट एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ पे कई तरह के जो एनिमल्स हैं उनको सॉरी, काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको ना मारने के ऊपर वो है, बैन है कि आप उनको मार नहीं सकते। अगर आप उनको मारते हैं तो ये अगेंस्ट लॉ होगा। लाइक जैसे टाइगर है, पर एट अ पॉइंट अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर एक पर्सन के ऊपर टाइगर ने अटैक किया है, उस कंडीशन में वो अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए अगर वो उस टाइगर को मार देता है तो क्या होएगा, वो वो नहीं होगा, मतलब उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। वो मतलब उसको किसी भी तरह, क्योंकि वो इसका फ्रीडम है कि वो अपनी मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो उसने किसी के ऊपर अटैक किया। सिमिलरली अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है और रिटर्न में अगर आप उस चीज़ को करते हैं, मतलब उसको रिटर्न को उसका रिस्पॉन्ड करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए आपको विक्टिम वो नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू एजुकेशन। ये काफ़ी मतलब ये सबसे न्यू हमारा जो कहते हैं फंडामेंटल राइट है, ये वो है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन में मेन क्या है, 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको एक बेसिक जो मतलब जो एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी गवर्नमेंट ने ली है। मतलब 6 to 14 ईयर्स के मतलब एट्थ क्लास तक की तो स्टडीज़ किसी भी बच्चे के लिए कंपलसरी की, मतलब वो किया गया है कि ये एक राइट है उसका। विदाउट एनी फीस वो किसी मतलब स्कूल में एडमिशन ले सकता है। गवर्नमेंट स्कूल इसीलिए खोले जाते हैं, 8 तक बिल्कुल फ्री रखा जाता है। बुक्स है और अदर जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है वो सब फ्री रखी जाती है ताकि ये जो बेसिक जो एजुकेशन है वो हर बच्चा ले सके। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस।
मतलब कुछ प्रोटेक्शन दिया गया अरेस्ट को ले। अरेस्ट जो होता है किसी मतलब जैसे किसी पर्सन ने कंप्लेंट लिखाई कि मुझे उस पर्सन पे डाउट है या कि ऐसा कुछ हुआ है या वट एवर, एक शक के बेसिस पर, इन सब के बेसिस पर अगर कोई वो लिखाई गई है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें हैं वो बताई गई है। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब किसी भी पर्सन को एक गलती के लिए, एक गुनाह के लिए एक ही बार पनिशमेंट दिया गया, दूसरी बार नहीं दिया जाएगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि निर्भया हत्याकांड हुआ था। अगर आप लोगों की मेमोरी में ये हो तो निर्भया हत्याकांड के टाइम पे क्या हुआ था कि जो इस केस में जितने भी जो लोग थे, इन्वॉल्व थे, उन लोगों को पनिशमेंट दिया गया था क्योंकि वो माइनर एज में थे। कुछ जने माइनर होने की वजह से उनकी जो पनिशमेंट थी वो कम ड्यूरेशन की थी, पर उस टाइम पे कंट्री में इतना बूम हुआ, लोग इसके बहुत अगेंस्ट हुए। तो उस टाइम पे जो इस तरह के जो विक्टिम मतलब इस तरह के जो लोगों के लिए एज डिडक्ट करके 18 इसमें 18 को माइनर नहीं रख के 16 पर मेजर माना गया था। पर ये जो चीज़ डिसाइड हुई 18 से डाउन करके 16 पे लाई गई थी, तो उस मतलब ये डिसीजन बाद में हुआ था। और जो उसको लोग थे जिन्होंने निर्भया के साथ गलत किया था उनको पनिशमेंट पहले दी गई थी और वो 18 के नहीं हुए थे, वो 16 to 17 ईयर्स की एज के थे। बट इसका मतलब ये नहीं था कि ये रूल चेंज हुआ है तो उनकी पनिशमेंट को चेंज किया जाए, नहीं। मतलब उनको, उन्होंने जो गलती करी है उसकी पनिशमेंट मिल चुकी है। अब आपने रूल में चेंज किया तो इसका मतलब ही नहीं अब उनकी पनिशमेंट चेंज होगी। मतलब एक पर्सन को, मतलब पनिशमेंट एक पर्सन को किसी भी एक ऑफेंस के लिए एक ही बार मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि आप बार बार देंगे। हम अक्सर कई बार नहीं सुनते एक मर्डर की सज़ा भी 14 ईयर्स है, 5 मर्डर्स का पनिशमेंट भी 14 ईयर्स, 14 to 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक। मतलब ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक मर्डर किया है तो कम पनिशमेंट होगा, दो पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो ठीक है, बहुत मेजर लेवल पर होता है तब जाके। जैसे हैंग टिल डेथ की जो परमिशन दी जाती है वो बहुत मेजर कंडीशन पर दी जाती है, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे होते हैं। जैसे कसाब को दी गई थी क्योंकि उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, उसमें हज़ारों लोग, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और हज़ारों लोग उसमें घायल हुए थे, इसलिए उनको क्या दिया था, उसको हैंग टिल डेथ का पनिशमेंट दिया गया था। फिर नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल एज अ बैक डेट। मतलब बैक डेट में जाके कोई भी एक्शन, मतलब किसी भी तरह के एक्शन को मतलब बैक डेट में जाके नहीं लिया जा सकता, किसी भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें क्या होगी, इलीगल मानी जाएगी। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब एविडेंस के लिए आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, खुद के अगेंस्ट ही एविडेंस देने के लिए वो मतलब वो नहीं है कि वो अपने अगेंस्ट वो दे ही दे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि कई बार अगर हमने सुना है या कभी देखा है, हम मूवीज़ में भी कई बार नोटिस करते हैं कि क्या होता है, एक चार्जशीट होती है, मतलब पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती है। आफ्टर अरेस्ट वो जेल में जाता है एंड उसके बाद में उसको बहुत सारा पीट के किसी पेपर पे साइन कराया जाता है। तो वो जो पेपर पे साइन कराया जाता है, वो पेपर पे साइन कराने के बाद में अगर कोर्ट में जाने के बाद वो सेम स्टेटमेंट नहीं देता है तो उस पेपर का कहीं कोई वैल्यू नहीं रहता है। वो ऐसा नहीं माना जाता है कि उसने अपना जितना भी जो उसने किया है गलत वो एक्सेप्ट कर लिया, नो, ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ बहुत गलत बताई जाती है कि वो चीज़ मान ली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब किसी को भी ऐसा प्रेशर नहीं दिया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ आपको, पुलिस को दे ही दे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी फ्रीडम्स है, बहुत सारी लिमिटेशंस आती है हमारी राइट टू फ्रीडम के अंडर। ऐसा नहीं है कि राइट टू फ्रीडम दिया मतलब हम बिल्कुल फ्री हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं है हमारे साथ। कुछ हमारे, अगर फ्रीडम दी गई है तो उसके साथ में कुछ लिमिटेशंस भी और कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मतलब अनलॉफुल जो वर्क होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, मतलब लोग, जैसे हम सुनते हैं ना, फीमेल्स को बेचा जाता है या फिर मज़दूरों को इधर से उधर भेजा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कई बार क्या होता है कि जैसे जो
ऐसा कहा जाता है कि जैसे किसी जगह नीड है तो क्या करते हैं कि मतलब लोगों को कलेक्ट किया और उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है इलीगल तरीके से। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ये हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। मतलब आप इसके खिलाफ एक कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब ज़बरदस्ती आप किसी से भी काम नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है आपको काम करवाना है और आप किसी से ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, ऐसा ज़बरदस्ती वाला काम नहीं कराया जा सकता। ये सारे मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब्स। मतलब प्रोहिबिशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको जॉब्स को लेके वैसे भी काफ़ी सारे नियम है। और जो वहाँ पे कुछ खतरनाक जगह है, लाइक कोई ऐसी फैक्ट्री, लाइक जो कांच की बेंगल्स आती है उनकी जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे रिस्क बहुत होता है, तो वहाँ पे लोग बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। जो माइंस का काम होता है वो रिस्की, मतलब ऐसी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरा है उन जगहों पर बच्चों को जॉब पर नहीं रखा जाता, वो स्ट्रिक्टली बैन होती है चीज़ें। और ज़्यादा छोटे बच्चों को तो जॉब पे लगाना वैसे ही बैन है, ये अगेंस्ट टू लॉ है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो राइट आता है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमारे को किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट करने की परमिशन है। अब इसमें क्या क्या फ्रीडम्स आती है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आप अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी प्रोफेशन, कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। आप किसी जगह जाके मंदिर में पूजा करना चाहते हैं, आप पूजा करिए। आप कहीं जगह जाके दुआ करना चाहते हैं, जिस चादर चढ़ाई जाती है वो जाके प्रेयर करते हैं, मतलब इन सब चीज़ों के लिए आप फ्री हैं, आपको कोई भी मतलब रोक नहीं सकता। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब आप रिलीजियस बेसिस पर अपने कॉन्टैक्ट्स रख सकते हो, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब आपको किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोशन करने के लिए किसी तरह का टैक्स देने की नीड नहीं है। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब मतलब जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं इससे रिलेटेड, उनको ओपन करने की या उनमें जाके एडमिशन लेने की भी परमिशन होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको कोई मनाही नहीं। जैसे कोई हिंदू बच्चा है पर उसको जैसे माना जाए कि उसको ना उसमें इंटरेस्ट आता है कि मुस्लिम रिलीजन में उसको इंटरेस्ट है, वो बहुत क्यूरियस है उन सब चीज़ों को जानने में, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ जाके एडमिशन नहीं ले सकता। अगर उसको परमिशन मिलती है तो वो वहाँ जाके एडमिशन ले सकता है। इवन ये लोग अपने अपने ना इन सब चीज़ों को चलाते भी हैं, लाइक मदर से चलते हैं, क्रिश्चियंस के भी अपने कुछ क्लासेस वगैरह चलती है। मतलब ऐसे हर रिलीजन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें करने को बिल्कुल फ्रीडम है कि आप किसी भी मतलब रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। आप अपने रिलीजन बेसिस पर मतलब लोगों को अवेयर कर सकते हो। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप इस रिलीजन को एक्सेप्ट करो, पर आप अपने रिलीजन को प्रमोट जरूर कर सकते हो। कि मैं अगर जाके किसी को कहना चाहूँ कि नहीं हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म ये, हिंदू धर्म ये, हिंदू धर्म ये, मतलब ऐसे मैं अगर तारीफ़ करती हूँ, मेरे इसका वो करती हूँ, प्रमोशन करती हूँ, मतलब एक रिलीजन का जिसको मैं मानती हूँ, तो दैट इज़ नॉट बैड। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आपको इसके लिए कोई भी कभी भी मना नहीं कर सकता। कोई आपको इस चीज़ से रिलेटेड रोक नहीं सकता कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रिलीजन बेसिस, जैसे कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने हिंदू फैमिली में जन्म लिया है, ठीक है, हिंदू फैमिली में जन्म लिया, वो 18 ईयर्स का हो गया, मेजर हो चुका है। आफ्टर दैट वो रियलाइज़ करता है कि नहीं मुझे तो हिंदू धर्म फॉलो नहीं करना, मुझे तो कोई अदर रिलीजन को फॉलो करना, तो ही इज़ फ्री। उसकी फैमिली उस पर इमोशनल प्रेशर डाल सकती है, पर अकॉर्डिंग टू लॉ उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो जाके किसी और धर्म को भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। एंड चाहे तो वो जिस रिलीजन में पैदा हुआ है वो उसका प्रमोशन करे, या उसने कोई और रिलीजन एक्सेप्ट किया है तो वो उसका प्रमोशन करे, या वॉट एवर वो किसी थर्ड रिलीजन का प्रमोशन करे, कोई उसको इस चीज़ पे रोकने वाला नहीं होगा। प्रमोशंस पे किसी तरह के कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे। जो भी होली प्लेसेस हैं इन पर जाने के लिए इंडियन टेरिटरी में आपके कोई भी टैक्सेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। पहले माना जाता था, जो हमारे फ्रीडम से पहले या जब किंग्स के रूल होते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, जिस रिलीजन का किंग होता था तो जो अदर रिलीजन वाले लोग रहते थे उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। जबकि हमारे यहाँ पर मतलब
सेकुलर स्टेट है हमारा इंडिया, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता है हमारा कंट्री। तो इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी होली प्लेस पे, आप वो चाहे हिंदू से रिलेटेड होली प्लेस हो, मुस्लिम से हो, जैनी से हो, सिख से हो, पारसी से हो, किसी भी जगह पर जाने के लिए किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आप इसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं आप, रिलीजन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों के लिए आप फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो मुस्लिम्स के, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम वाली प्लेस पर नहीं जा, मतलब इसमें मस्जिद में नहीं जा सकते, या आप चर्च नहीं जा सकते, या आप गुरुद्वारा नहीं, ऐसा किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं आता राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर। ओके, नेक्स्ट हमारा राइट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड माइनॉरिटीज़। अब जैसे जो माइनॉरिटीज़ में जो लोग आते हैं, लाइक जैनीज़ हैं, पारसीज़ हैं, सिख हैं, मतलब इंडिया में अगर हम देखा जाए तो मेजोरिटी पे सिर्फ एक रिलीजन आता है, दैट इज़ हिंदू रिलीजन जो है वो मेजोरिटी पे, बाकी सारे जितने भी रिलीजन है लाइक मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी, ये सारे के सारे जो रिलीजन है वो सब माइनॉरिटी में आते हैं। तो माइनॉरिटी में जो भी रिलीजन आ रहे हैं उनको अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की फुल परमिशन है, उनको नहीं रोका जा सकता। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मैंने तुम्हें अभी लास्ट में भी बताया और इसमें क्लियर हो रहा है कि उसमें भी ये चीज़ फ्रीडम दे रखी है कि आप कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें आप इस्टेब्लिश भी कर सकते हो। लाइक मतलब मुस्लिम्स के मदरसे हमने सुना है चलते ही, मैंने बताया चर्च में भी कई बार एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती, तो मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता, आपको किसी भी चीज़ के, मतलब इससे रिलेटेड आपको कभी भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि माइनॉरिटीज़ को अपने जो रिलीजन रिलेटेड चीज़ें हैं या अपने कल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आगे आगे फॉरवर्ड करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि और लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि वो इसके लिए फ्री हैं, आपको गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है। पर इसमें एक लिमिट आती है, इसमें एक लिमिट ये आ जाती है कि आप अपने धर्म का तो प्रमोशन करो, आप अपने धर्म को स्टैब्लिश करो, आप अपने रिलीजन रिलेटेड सारी चीज़ें करो, पर आप किसी और रिलीजन से रिलेटेड अगेंस्ट में आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ अनलॉफुल होगी अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये मैंने बताया था, ये जो राइट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट माना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे सोल ऑफ राइट कहा है, क्योंकि ये जो एक राइट है वो हमें सारे राइट, जहाँ भी हमारे राइट्स वॉलेट होंगे उनको प्रोटेक्ट करने का जो वो देती है, पावर देता है, वो ये एक राइट देता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दैट्स वाई BR अम्बेडकर ने इसको सोल ऑफ ऑल द राइट्स का, राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स, रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। मतलब अगर आपके राइट्स के साथ में अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो और वहाँ पे जाके वहाँ से ऑर्डर्स ला सकते हो, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए रिट्स लगवा सकते हो, डायरेक्शन दिलवा सकते हो, मतलब ये सारे काम आप वहाँ से करवा सकते हो, आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अनटचेबिलिटी का, ठीक है। अनटचेबिलिटी में अगर जैसे, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे लिया जाएगा कि कोई भी फर्म, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहाँ पे किसी भी तरह की जैसे अनटचेबिलिटी, लोअर क्लास और हायर क्लास, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वो पर्सन जिसके साथ में ये उसके इस राइट को वॉलेट किया जा रहा है, उस राइट के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो वो सीधे कहाँ जाएगा, सीधे वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाके कंप्लेन करेगा और उस चीज़ को लेके ऑर्डर्स, डायरेक्शंस ये सब ला सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह का कुछ भी होगा तो वो इस चीज़ को स्टॉप कराना, मतलब उसका राइट है,
ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की इच्छा हुई और उसने कोई भी राइट लगा दिया, मतलब किसी भी पर्सन ने किसी भी अदर पर्सन के राइट्स को वॉलेट कर दिया, स्टॉप कर दिया, या ऐसा किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो यही राइट है जो हमें परमिशन देता है या हमें राइट देता है कोर्ट तक जाने के लिए। नहीं तो चलो ठीक है, आज राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, दे दिया गवर्नमेंट ने, राइट टू फ्रीडम है हमें दे दिया, राइट टू रिलीजियस बेस्ड जो हमारे राइट्स हैं ये सब दे दी, देने के बाद भी अगर इनको फॉलो नहीं किया जा रहा, हमारे को वो राइट्स नहीं मिल रहे, तो इस राइट के बिना हमारे लिए वो सब राइट वेस्ट है। क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं हो रहे तो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट अगर इन सब चीज़ों को रोक देती, जैसे मैंने बोला था कि हमें इक्वलिटी दिया जाता है एंड फ्रीडम दिया जाता है, फ्रीडम में रिलीजियस रिलेटेड फ्रीडम भी दी गई है, तो चलो ठीक है, आज हमारा जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर अपने रिलीजन बेसिस पर किसी भी तरह के कोई ऑर्डर निकाल देता है, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है और गवर्नमेंट ने ही मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने ही हमारे फंडामेंटल राइट दिए। अब जब गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट दिए हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है और हम गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे तो गवर्नमेंट सोल्यूशन थोड़ी करेगी, नहीं होगा ना। इसलिए इस तरह के सोल्यूशंस को कराने के लिए क्या होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट। अब इसके अंदर आता है, इसमें कुछ रिट्स के टाइप हैं, ठीक है। रिट्स के टाइप क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू 5 रिट्स ऑर्डर टू द गवर्नमेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट। मतलब 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स होती हैं, जिनको जो जो कोर्ट होती है वो गवर्नमेंट को इस तरह के और मतलब ऑर्डर्स दे सकती हैं। अब वो रिट्स या ऑर्डर्स दोनों एक ही चीज़ है। इन द अगर हम कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे रिट्स कहा जाता है, जनरल अगर लैंग्वेज में कहा जाता है तो वो ऑर्डर कहलाता है। पहली जो रिट है वो है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट हमारी जो रिट है वो है मैंडेमस। थर्ड हमारी आती है प्रोहिबिशन। फोर्थ हमारी आती है क्वो वारंटो एंड फिफ्थ इज सुशराई। ये 5 टाइप्स के रिट है। इन 5 टाइप्स के रिट्स के बारे में अब हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।